जी, नीरज जी, रंजन। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। हाँ, धन्यवाद। नीरज जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष क्योंकि बड़ी पार्टी है विपक्ष में कांग्रेस, तो उसी में से राहुल गांधी जी को ही चुना जाएगा। और जिस तरीके से पिछली बार मर्सी के तौर पे एनडीए ने, भारतीय जनता पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष चुनने बनने का अवसर दिया और इन लोगों ने संसद में हंगामा करके उसकी पराकाष्ठा को पार कर दिया। विगत सालों में परंपरा परिपाटी हम देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि संसदीय कार्यप्रणाली की जो गरिमा है उसको विपक्ष तार तार कर देता है। तो उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए या न बनाया जाए, तो मर्सी पे बने या अपना कोरम पूरा करके बने, उनकी जो कार्यशैली है वो वही रहनी है। इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल जी बन रहे हैं या अखिलेश जी बन रहे हैं या कोई अन्य बन रहा है। दूसरी बात, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ कि नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा। जिस प्रकार हम ये देख रहे थे जब इंडी गठबंधन बन रहा था, उसकी उसके तमाम दौर की तमाम कई सारी मीटिंगें दक्षिण भारत में भी हुई, महाराष्ट्र में हुई। जिस तरह की सिर फटौल बयानों को लेकर के, सीटों के बंटवारों को लेकर के हो रही थी आपस में, उसी प्रकार की सिर फटौल आपको अभी आने वाले समय में देखने को मिलेगी जब नेता प्रतिपक्ष को चुनना होगा। तब भी आपस में इसी तरह का मतभेद आपको दिखाई पड़ेगा और उससे ये जग जाहिर हो जाएगा कि इंडी गठबंधन का जो गठबंधन है वो उसका आधार क्या है। अब आते हैं जो आज का विषय है। जी, बोलिए 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 बोलिए, फिर पूछता हूँ। आज का जो विषय है कि राहुल गांधी कौन सी सीट चुनेंगे। तो मेरा ये मानना है कि जैसे राहुल गांधी को वायनाड से जो जीत हुई लगभग 3,60,000 मतों से वहां से विजयी हुए, रायबरेली से भी 3,90,000 मतों से के लगभग विजयी हुए वो, उनको शुभकामनाएं दोनों सीट जीतने के लिए। लेकिन जो रायबरेली की सीट जीती है वो गरीब और भोली भाई जनता को, जिन्होंने 1 लाख रुपए का महिलाओं को लॉलीपॉप दिया, जो 8,000 रुपए महीने बेरोजगारों को लॉलीपॉप दिया, जो 10 किलो अनाज का लॉलीपॉप दिया, उसकी वजह से यहाँ की जनता जो भोली भाली थी, अशिक्षित थी, उसने इनको मतदान करके इनको 3,90,000 वोट दिलवा दिए, इसलिए ये यहाँ सीट है। वायनाड जो सीट है वहां वो इनकी सेफ सीट है, क्योंकि मुस्लिम मतदाता वायनाड में आप भी जानते होंगे लगभग 29 साढ़े 29% मतदाता मुस्लिम कम्युनिटी का है वायनाड में। लगभग 21 साढ़े 21% जो है वहां पे क्रिश्चियन माइनॉरिटीज है। तो क्रिश्चियन और मुस्लिम माइनॉरिटी का जो वोट बैंक है वो कुल मिलाकर के लगभग 50-51% पहुंच जाता है। इसलिए वो वायनाड की सीट राहुल गांधी जी के लिए सेफ सीट है। इसीलिए वो वहां चुनाव पिछली बार 2019 में भी लड़े थे। सेफ सीट होने की वजह से इस बार फिर से वो वहां से लड़े। तो नैतिक, अब सीट चुनने के दो आधार हो सकते हैं, एक राजनीतिक हो सकता है और एक नैतिक हो सकता है। नैतिक आधार पर मैं समझता हूँ अगर वो चुने तो उन्हें वायनाड सीट को चुनना चाहिए, क्योंकि जब 2019 में कहीं कोई पुरसाहाल नहीं था पूरे भारत में, तब उन्हें वायनाड जनता ने चुन करके संसद भेजा था। इस बार जो समीकरण बने, जो लॉलीपॉप दिए गए, झूठे वादे किए गए, सामान्य और भोली भाली जनता को गुमराह करने का काम किया गया, उसकी वजह से रायबरेली जीत गए हैं। अब रायबरेली इसलिए नहीं चुनना चाहते कि अगर यहाँ से ये छोड़ देंगे सीट और यहाँ दोबारा चुनाव होगा, जनता जान चुकी है, इसी 10 दिनों में लोगों को पता लग गया है कि इंडी गठबंधन का आधार क्या है, वो क्या कर सकते हैं। इस बार चुनाव होगा रायबरेली में, आप देखिएगा ये सीट हार जाएगी। देखिए, कार्यशैली तो व्यक्ति की वही रहती है, वो चाहे बहुमत से आए और चाहे मर्सी से आए। तो कार्य जब पिछली बार वो संसद चलने में दिक्कत पैदा कर रहे थे, इस बार भी वही काम करेंगे। बेसिर पैर के सवाल जवाब करेंगे। संसद में कोई सही कार्य होगा, सही बिल लाया जाएगा, उसका विरोध करेंगे। जिस बात का कोई आधार नहीं होगा उस बात को ये बढ़ा चढ़ा करके जनता के बीच ले जाते हैं और बिना किसी मुद्दे के, बिना किसी आधार के उस चीज का बवाल बना करके संसद को ठप कर देते हैं। ठप करने के पीछे मंशा सीधी रहती है कि संसदीय कार्य ना हो पाए और जिस मंशा से जो लोक हित के बिल लाए जा रहे हैं उनको पास करने में समस्या खड़ी हो जाए। तो ये समस्या हम पहले भी थी और ये आगे भी करेंगे। और संसद में जो संसद में इनको मैंडेट मिला है, मैं बार बार वही बात कहता हूँ, मैं बार बार वही बात दोहराता हूँ कि उत्तर प्रदेश की वजह से मिला है। उत्तर प्रदेश में जनता को शिक्षा के अभाव की वजह से उसको भगा दिया गया, वो उसको बहका दिया, भ्रम में डाल करके उससे ये वोट लिए गए हैं और इन वोटों का जो हिसाब है वो इसी प्रदेश की जनता आगे आने वाले चुनाव में इस गठबंधन को देगी, अगर ये गठबंधन जीवित रहेगा तो। मुझे नहीं लगता कि 6 महीने से ऊपर गठबंधन के घटक एक भी साथ में रह पाएगा। मणिपुर जलता रहा, अगर मणिपुर के मुद्दे पे
सदन में चर्चा करने की बात उठी विपक्ष है, चर्चा तो करना क्या ही नहीं उद्देश्य चाहता है पर- रमाकांत पटेल जी। क्या विपक्ष उद्देश्य चर्चा पर नहीं की करना बात चाहता हो है, गई? वो सिर्फ संसद मैं के कार्य कंप्लीट को कर ठप दूं। करना चाहता है पांडे जी, और अवरोध पैदा करना चाहता है। उसकी मंशा साफ नहीं है टेस्ट में मत कि वो आइए, चर्चा टेस्ट करके में मत आइए, स्वस्थ टेस्ट में चर्चा मत करके आइए। उसका रास्ता निकाले। पांडे जी सुन लीजिए, सुन रजन भाई, मैं लीजिए, आपके पास सुन लीजिए। मैं आपके पास आता हूँ, आप तो- फिर से जवाब चाहूंगा, फिर चलूंगा मैं आगे- अमित भाई के पास, बोल लेने दीजिए। देखिए रमाकांत जी जो बातें कह रहे हैं कि संसद में हमने किसान बिल के ऊपर चर्चा नहीं करानी चाहिए संसद में, और अभी जैसे आपने नीट का जिक्र किया उसमें जो जिस प्रकार से कुछ अभ्यर्थियों को पूर्णांक पूरे अंक मिल गए हैं, तो मैं आपसे, जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं फिर वही बात दोहराना चाहता हूँ कि संसद में सार्थक चर्चा करना किसी विपक्षी प्रतिपक्षी या प्रतिपक्ष की किसी भी दल या किसी भी नेता की मंशा नहीं रहती, क्योंकि वो जानते हैं कि जो बिल आ रहा है वो लोकहित में है। जो किसानों का बिल आ रहा था वो किसानों के हित में था। हाँ, उसमें कुछ क्लॉजेज ऐसे जरूर थे जो शायद किसानों को व्यापक तौर पर समझ में या समझाने में पार्टी के नेता या जो हमारे कार्यकर्ता है वो नाकाम रहे, जिसका परिणाम स्वरूप हमने एक व्यापक आंदोलन देखा। नीट की परीक्षा की जो बात है, नीट की परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई है उस प्रकार की गड़बड़ी पहली नहीं है इस देश में, पहले भी होती रही है। और भारतीय जनता पार्टी की जो बात कर रहे हैं कि हमारे बनाए हुए डॉक्टरों से इलाज कौन कराएगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विगत 10 वर्षों से है। उत्तर प्रदेश में अभी 6-6 साल हुए हैं। किसी भी डॉक्टर को बनने में 5 वर्ष का ग्रेजुएट कोर्स होता है, उसके बाद MSMD करने में 2 वर्ष का और होता है। 7-8 साल तो एक डॉक्टर को लग जाता है डॉक्टर बनने में, उसको डिग्री हासिल करने में। फिर साल 2 साल वो कहीं इंटर्नशिप करता है, तो 10 वर्ष तो एक अभ्यर्थी को डॉक्टर बनने में लग जाता है। तो सबसे पहले रमाकांत जी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के बनाए हुए डॉक्टर भी बाजार में नहीं है। जो भी बाजार में गलत सुइयां और लगा करके आदमी को मार डाल रहे हैं, जो लोग ग्लूकोज की बोतल में रुआवजा भर के चढ़ा दे रहे हैं, वो सारे डॉक्टर उत्तर प्रदेश या केंद्र सरकार की नीतियों की देन है, जो सपा सरकार और कांग्रेस सरकारों की देन है। और नीट में जो गड़बड़ी हुई है, मैं पूरे भरोसे के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे, जांच कमेटी बन चुकी है, एक बृहद जांच चल रही है, और इसमें जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे, वो चाहे सरकार में कार्यरत कर्मचारी हो या अधिकारी हो या कोई भी अन्य व्यक्ति, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी, उसको जेल भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी किसी भी छात्र के साथ में कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहती है, वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी दल का हो, किसी भी जाति का हो, किसी वर्ग का हो। तो हम पारदर्शिता के साथ में पूरी जो ये शिक्षा प्रणाली है उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अभी कल का ताजा मामला आपको मैं बतला देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी 70 साल में जितने घोटाले, जितनी परीक्षाओं में धांधली हुई है, मैं उसके लिए गिनाऊंगा रमाकांत जी, तो पूरा दिन निकल जाएगा। सुन लीजिए, जितने घोटाले और जितनी धांधली परीक्षा में हुई है, मैं लिखित में दूंगा आपको, तो पूरा दिन निकल जाएगा। नीरज जी बैठे बैठे सुनते रहेंगे और जनता बोर हो जाएगी। अभी मैं बस 10 सेकेंड और 2 सवाल और अभी देश की जनता जानती है कि इंडी गठबंधन का जो मुखिया है वो राहुल गांधी, जिसको आप लोग प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, वो कंफ्यूज हैं। वायनाड में जाके उन्होंने कहा कि मैं डायलेमा की स्थिति में हूं, मैं कंफ्यूज हूं कि मैं अमेठी को चुनूं या वायनाड को चुनूं। जिस पार्टी का नेतृत्व ही ये सोचे कि मैं कंफ्यूज हूं, उसको देश की बागडोर कैसे सौंपी जा सकती है? आपके केरल के जो के सुधाकरन आपके जो अध्यक्ष है, उन्होंने स्वीकारा है कि वो कंफ्यूज है, लेकिन वो वायनाड को चुनने का काम करेंगे। तो जब आपका नेता ही कंफ्यूज है, जब नेता ही कंफ्यूज है, तो देश को क्या चलाएगा? नेता प्रतिपक्ष सदन में जाकर के मोदी जी को किस कर लेते हैं, तो ये कौन सी बात है, आप बताइए। ये तो अच्छी बात है कि वो अपने बुजुर्ग को, अच्छी बात है कि अपने बुजुर्ग के पास जाके गले मिल रहे हैं। बुजुर्ग को किस नहीं किया जाता है, बुजुर्ग को देश के प्रधानमंत्री से जाकर गले मिल रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। इसमें आपको इतना बुरा नहीं किया, उनके पैर छूते हैं, बाकायदा उनसे आशीर्वाद देते हैं। मोदी जी ने उसमें तो आशीर्वाद है, गले मिलना भी आशीर्वाद है। सभ्यता का द्योतक है ये चीज, गले मिलना भी आशीर्वाद है। लेकिन मुझे बोलने दीजिए, आप अपने नंबर पे बोल रहे हैं ना, मुझे जवाब देने दीजिए, फिर मैं क्या फायदा जवाब ही नहीं दे पाऊं। ये बात आ जाइए, बना करके निर्णय लेते हैं, वो वायनाड छोड़े, रायबरेली छोड़े, ये हमारा पर्सनल मैटर है कांग्रेस। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की नीतियों में जो जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं नीरज जी, कि जो बातें होती है उनको उजागर करके उस पर चलना शुरू कर देती है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उन चीजों को उजागर करने का काम करती है जो इनकी नीतियों में या इनकी मैनिफेस्टो में छुपी हिडन लाइंस होती हैं, जिसको कहते हैं ना रीडिंग बिटवीन द लाइंस।
तो जनता जिन जिन चीजों को आसानी से समझ न सके, उन चीजों को बाहर निकाल के उजागर करके उसको व्यापक तौर पर समझाने का कार्य करने के लिए भारतीय जनता पार्टी वो रणनीति अपनाती है कि इनकी पॉलिसी में, इनकी बातों में जो छुपी बातें हैं, जो भ्रमित कर सकती है, जो नुकसान पहुंचा सकती है दीर्घकाल में, उन बातों को सामने लाया जाए और उसके आधार पे आगे राजनीति करी जाए, उसके आधार पे आगे जनता के भले के लिए कार्य किया जाए। अब रही बात कंफ्यूजन की, तो मैं रमाकांत पटेल जी को बताना चाहता हूं कि जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी ने कहा था कि कहीं ना कहीं हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई, उससे ये तात्पर्य नहीं था कि वो कंफ्यूजन में थे या समझदारी की कोई कमी थी। उससे उनका तात्पर्य सिर्फ इतना था कि जो किसानों के हित की बात वो कर रहे थे, जो किसानों के हित के लिए वो पॉलिसी लाना चाहते थे, जो बिल लाना चाहते थे, और उससे जो किसानों को व्यापक स्तर पर लाभ होता, शायद वो चीज उस तरीके से वो किसानों को समझाने में पार्टी के कार्यकर्ता या पार्टी के नेता कहीं ना कहीं नाकाम रहे। इस वजह से ये तपस्या में कमी लगी कि हमने प्रयास बहुत किया, लेकिन शायद हमारे प्रयासों के सकारात्मक पक्ष आप तक पहुंचा नहीं, आप समझ नहीं पाए या हम समझाने में नाकाम रहे। अब आते हैं इनकी पार्टी की बात कर लेते हैं। जैसे पैदा कंफ्यूजन में मुझे लगता है इस देश में सबसे ज्यादा अगर पार्टी है तो आम आदमी पार्टी हुआ है। जिस आम आदमी पार्टी का उदय भ्रष्टाचार के आधार पे हुआ कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, जिस कांग्रेस का विरोध करके आम आदमी पार्टी का उदय हुआ, उसका जन्म हुआ, ये आम आदमी पार्टी आज उसी कांग्रेस की गोद में बैठ के लल्ला लल्ला लोरी गा रही है। ये आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार का विरोध करती थी, अन्ना आंदोलन की दलित जो पार्टी है, वो आज भ्रष्टाचारियों के साथ लामबंद दिखाई पड़ती है। इसको देश के हित का, समाज के हित का, जनता के हित का कोई इसको भान नहीं है। ये आम आदमी पार्टी सिर्फ स्वार्थ और लाभ की राजनीति करना चाहती है, इसलिए इनके नेताओं का ये हाल है। ठीक है रजन भाई। मेरा एक सवाल, अच्छा बोल लीजिए। मोदी जी ने कभी अपने आप का औसारी पुरुष नहीं कहा। रमाकांत, देखिए कानून है, न्यायिक प्रणाली में एक फ्रेज होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये कौन से प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, जो कानून के जानकार होंगे वो जानते होंगे, यामीन भाई एडवोकेट है वो भी जानते होंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन का क्या उसका लाभ होता है, क्यों किया जाता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन इसलिए होता है कि अगर हमें ये अंदेशा है कि इस फला व्यक्ति के बाहर रहने से हमारी जांच में कोई भी दिक्कत आ सकती है, कोई अड़चन लग सकती है, इसलिए या शांति भंग की कोई संभावना है, उन आधारों पे उन लोगों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। तो अगर कहीं से कोई सुबह मिलेगी कि दिल्ली की सरकार के अंदर इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, करके बोल लीजिएगा, खरबों का घोटाला हो रहा है, पूरी दिल्ली को शराबी बनाया जा रहा है, एक के साथ एक बोतल फ्री दी जा रही है और इस तरीके से बर्बाद करने का काम किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ अगर कोई जांच बैठती है तो दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते कहीं वो जांच को प्रभावित न कर दे, इसलिए ये सब कार्य किया सकते हैं। इसमें पार्टी की अपनी नीतियां लगती है। गलत बात। अपराध की जानकारी तो आपकी पार्टी से ही मिली थी। अपराध की जानकारी तो आपकी पार्टी के लोगों से मिली। अपराध हुआ ना, तो कोई अपराध आपकी पार्टी के विभीषण सामने निकल के आए थे, बोले थे कि यहाँ बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, बावजूद उसके जेल में डाल दिए। आप बताइए ना कि ये येदियुरप्पा जी को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? उनके ऊपर सबूत बहुत सारे हैं, संकलित हो रहे हैं, और सही समय में सबूतों के साथ फिर गिरफ्तारी करी जाएगी। ये जो दोषी लोग फिर से गिरफ्तार किए जाएंगे, जेल में डाले जाएंगे। आप सही कह रहे हैं, पूरी जनता मध्य प्रदेश की कह रहे हैं कि घोटाले की जिम्मेदार शिवराज सिंह है, इसीलिए मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को वहां की जनता ने जाके भेजा है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही वक्त है। वहां की जनता बहुत नाराज है भाजपा से, इसीलिए पूरी सीटें जिता के भेज रही है। इसलिए विधानसभा और लोकसभा सरकार भारतीय जनता पार्टी की कैसे जीते हैं, ये तो भाजपा वाले अच्छे से जानते हैं कैसे जीते हैं। वहां जीतने के लिए हम लोगों ने दोहरे मापदंड अपनाए और उत्तर प्रदेश में हारने के लिए खुला छोड़ दिया। हमारा भी सुनिए, ये क्या दोहरा मापदंड? दोनों प्रवक्ता थोड़ा सा सुने। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो चलता ही रहेगा।